A string of length 20 centimeter and a linear mass density 0.4 gram per centimeter is fixed at both ends and is kept under a tension of 16 Newton. A wave pulse is produced at t equal to 0 near an end as shown in figure, which travels towards the other end. When will the string have the shape shown in figure again? Sketch the shape of the string at a time half of that found in part A. तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे v इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय म्यू अंडर रूट. टेंशन दिया हुआ है 16 न्यूटन और म्यू हो जाएगा 0.4 ग्राम. सो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 kg डिवाइडेड बाय per centimeter, that is 1 centimeter means 10 to the power -2 meter under root. तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4. सो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ द वेव इन दिस स्ट्रिंग. तो यहाँ पे ये जो डिस्टरबेंस है, दिस डिस्टरबेंस ये ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स राइट विद दिस स्पीड. तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. सो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा दैट इज़ द टाइम, बेसिकली दैट विल बी द टाइम टेकन टू बिकम द फिगर अगेन. मतलब ये जो इस तरह का जो शेप है वो शेप फिर से वापस आने में उतना टाइम लगेगा जितना में वेव यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ आता है. सो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर इधर से और फिर इधर से 20 सेंटीमीटर. सो 20 + 20 डिवाइडेड बाय स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड और ये क्या है, ये सेंटीमीटर है. तो 20 + 20 40 सेंटीमीटर. सो 40 डिवाइडेड बाय 20 100. सो ये हो जाएगा 0.02 सेकेंड. तो 0.02 सेकेंड लगेगा इस वेव को यहाँ, इस पल्स को यहाँ से यहाँ तक आने में और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आने में. तो सेम शेप का रहेगा आफ्टर 0.02 सेकेंड. तो दैट वाज द आंसर फॉर पार्ट ए. और पार्ट बी में पूछ रहा है स्केच द शेप. तो बेसिकली जब शेप यहाँ से यहाँ तक आएगा दैट इज द पल्स इधर से इधर आएगा तो ये यहाँ से इस तरह से चला और आफ्टर 0.01 सेकेंड ये इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा और फिर रिफ्लेक्ट होगा वापस. तो इस तरह का शेप हो जाएगा आफ्टर हाफ ऑफ द टाइम. तो यहाँ से जाएगा और फिर ये इधर वापस आ रहा है. तो 0.01 सेकेंड बाद इस तरह का शेप हो जाएगा. A string of linear mass density 0.5 gram per centimeter and a total length 30 centimeter is tied to a fixed wall at one end and to a fixed ring at the other end. The ring can move on a vertical rod. A wave pulse is produced on the string which moves towards the ring at a speed of 20 centimeter per second. The pulse is symmetric about its maximum, which is located at a distance of 20 centimeter from the end joining the ring. Assuming that the wave is reflected from the end without loss of energy, find the time taken by the string to regain its shape. The shape of the string changes periodically with time. Find this time period. What is the tension in the string? Tension in the string find करना है हमें. तो बेसिकली ये दिया हुआ है कि इसका जो स्पीड है ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. ये
यहाँ से ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स द रिंग। अब जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो ये चूँकि फ्री एंड है, तो फ्री एंड से रिफ्लेक्शन के बाद कोई फेज चेंज नहीं होता है। सो ये यहाँ से इस तरह का शेप में वापस रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम द फ्री एंड, और ये अब लेफ़्ट की तरफ ट्रैवल करेगा। उसके बाद जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये इसका फेज चेंज हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा इसका फेज, और इस तरह से ये ट्रैवल करेगा। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि रीगेन इट्स शेप, कितना टाइम बाद ये रीगेन करेगा अपना शेप को। तो बेसिकली जब यहाँ इस समय यहाँ पे था 20 सेंटीमीटर पे, तो ये शेप था। अब जब यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से वापस इस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो सेम यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जब आ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसका शेप जो है वो सेम हो जाएगा। ये पल्स जब यहाँ पहुँच जाएगा वापस इधर से, तो इसका जो शेप है, इसका शेप, इसके और इसका शेप, दोनों का शेप सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं पार्ट ए का सॉल्यूशन। टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 20 सेंटीमीटर इधर और इधर वापस 20 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। 40 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है, 20, सो 2 सेकेंड्स। So after 2 seconds it will regain its shape. Part B में पूछ रहा है the shape of the string changes periodically with time. Find this time period. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसका शेप सेम है, यहाँ से यहाँ तक जब पहुँच जाएगा तो ये शेप सेम हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये इसका फेज अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे शेप चेंज हो गया, और फिर यहाँ से वापस जब जाएगा तो ये सेम फेज में इधर से वापस जाएगा, मतलब इसका शेप अपोजिट रहेगा, इसके अपोजिट रहेगा, और फिर वापस जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा इस फिक्स्ड एंड से, तो इसका फिर से फेज अपोजिट हो जाएगा, तो इसका शेप फिर अपोजिट हो जाएगा यहाँ से। तो बेसिकली हर एक और मतलब यहाँ से यहाँ तक जब आएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 30 प्लस यहाँ से यहाँ तक 30, 60, तो 60 सेकेंड के बाद इसका फेज रिवर्स हो जा रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय स्पीड इज 20, सो ये 3 सेकेंड। सो हर एक 3 सेकेंड बाद इसका फेज चेंज हो जा रहा है, सॉरी इसका शेप जो है वापस सेम शेप में आ जा रहा है। और पार्ट सी में पूछ रहा है व्हाट इज़ द टेंशन। तो हमें स्पीड पता है, तो स्पीड इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू अंडर रूट, देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू म्यू। और यहाँ पे वैल्यूज़ अगर रखेंगे तो टी विल बी इक्वल टू, वी का वैल्यू है 0.2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय म्यू इज 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻² पर सेंटीमीटर है, तो -2 कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय दिस, और ये हो जाएगा 0.002 न्यूटन. So this is the tension on the string. A traveling wave is produced on a long horizontal string by vibrating at an end up and down sinusoidally.
the amplitude of vibration is 1 centimeter, and the displacement becomes 0 200 times per second. The linear mass density of the string is 0.1 kg per meter, and it is kept under a tension of 90 Newton. Find the speed and the wavelength of the wave. Assume that the wave moves in the positive x direction, and at t equal to 0, the end x equal to 0 is at its positive extreme position. Write the wave equation. And part C says find the velocity and acceleration of the particle at x equal to 50 centimeter at time t equal to 10 millisecond. तो पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं पहले. इसमें यहाँ पे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज 1 सेंटीमीटर, सो ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और the displacement becomes 0 200 times per second. So mean position पे ये 200 times आता है. That means frequency will be equal to 200 divided by 2, that is 100 hertz. So this is the frequency. The linear mass density mu दिया हुआ है 0.1 kg per meter, and therefore velocity जो speed है wave का, speed of the wave will be equal to v is equal to t upon mu under root. t दिया हुआ है 90 न्यूटन, mu दिया हुआ है 0.1 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड. और वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा will be equal to speed divided by frequency. Speed is 30 meter per second divided by frequency is 100 hertz. That will be equal to 30 centimeter. So this is the wavelength and this is the speed. पार्ट बी में हमें वेव इक्वेशन फाइंड करना है. तो पार्ट बी, इसमें दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 का जो पार्टिकल है, सो दिस इज x एक्सिस, और t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है. तो इस तरह से ग्राफ होगा, वेव का प्लॉट इस तरह से बनेगा. और ये हम देख रहे हैं कि कोसाइन का फंक्शन है, तो ये वेव का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम्पलीट्यूड, दैट इज एम्पलीट्यूड दिया है 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन फंक्शन, कोसाइन kx will be equal to k will be 2 pi divided by lambda. सो लैम्डा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया 30 सेंटीमीटर, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर इंटू एक्स, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी. ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ इज़ 100 हर्ट्ज. तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 0.01 लिख सकते हैं. 100 कैन बी रिटन एज 1/0.01 इंटू टी. सो दिस इज द फंक्शन वेव इक्वेशन. तो ये वेव इक्वेशन आ गया. पार्ट सी में फाइंड करना है एक्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 50 सेंटीमीटर एंड दैट इक्वल टू 10 मिली सेकेंड. तो पार्ट सी में वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dy बाई डी टी, और ये हो जाएगा माइनस 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.01, और यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, सो माइनस साइन मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय 30x माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.01 t. सो अगर x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और t इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रखें, सो v एट x इक्वल टू 50 एंड t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड,
ये सेंटीमीटर है और ये मिली सेकेंड है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 0.01, दैट मीन्स 200 पाई सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ये आ जाएगा 50/30। सो 2 पाई अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो ये हो जाएगा 5/3 -1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा -5.4 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी मीटर पर सेकेंड। और अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन विल बी a इक्वल टू dv/dt। और अब इसका डिफ्रेंशिएट, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें हम तो ये आ जाएगा अगेन दिस विल बी माइनस, सो -1 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई बाय 0.01 स्क्वायर इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कोसाइन 2 पाई डिवाइडेड बाय 30x माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.01 t। और अगर यहाँ पे वैल्यूज़ रख दें तो ये हो जाएगा -1 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.01 स्क्वायर एंड कोसाइन 2 पाई 5/3 -1, सो 5/3 -1। और ये फाइनली इसका वैल्यू आ जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल on a fixed horizontal plane at a uniform rate, so that the tangential speed of any particle on the string is v. If a small transverse disturbance is produced at a point of the loop, with what speed relative to the string will the disturbance travel on the string? तो एक स्ट्रिंग है इस तरह सर्कुलर लूप के फॉर्म में, एंड दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड दिस एक्सिस। तो इस तरह से रोटेट कर रहा है कि किसी पॉइंट का वेलोसिटी v है। तो इसमें हमें वेव की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव ये हमें पता है क्या होता है, T/μ होता है। तो बेसिकली हमें टेंशन T का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि इसमें एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे d थीटा, स्मॉल एंगल थीटा का एक आर्क ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे इसका जो मास होगा, ये मान लेते हैं ये जो लेंथ है, ये लेंथ dl है। तो इसका जो मास हो जाएगा वो म्यू इंटू dl हो जाएगा। सो इस पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा म्यू इंटू dl, दिस इज द मास ऑफ दिस पर्सन, एंड मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज द रेडियस। तो ये हो गया फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और इसको के लिए टेंशन होगा स्ट्रिंग में, मान लेते हैं ये टेंशन T है इधर, और इधर भी टेंशन T है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू θ/2, और ये एंगल भी होगा θ/2। तो यहाँ पे हम अगर फोर्सेस बैलेंस करेंगे इस एलिमेंट पे, तो जो आउटवर्ड फोर्स है म्यू इंटू डी एल वी स्क्वायर बाई आर, म्यू dl v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r विल बी इक्वल टू T1 का कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, T1 और T2, सॉरी यहाँ पे दोनों T है, ये भी T है और ये भी T है। तो दोनों का कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 2t साइन θ/2। सो dl को हम लोग लिख सकते हैं r इंटू थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू r थीटा v स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू 2t साइन θ2 को हम लोग लिख सकते हैं θ/2, बिकॉज दिस एंगल इज़ वेरी स्मॉल।
For small angle, sin theta by 2 can be written as theta by 2. Therefore, T will be equal to म्यू इंटू वी स्क्वायर. ये टेंशन आ जाएगा किस पे, इस स्ट्रिंग में ये टेंशन है. एंड देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी इक्वल टू टी अपॉन म्यू. टी अपॉन म्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अंडर रूट, एंड दैट विल बी इक्वल टू वी. दैट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द स्ट्रिंग. Two strings A and B, each having linear mass density 1.2 into 10 to the minus 2 kg per meter, are stretched by different tensions 4.8 Newton and 7.5 Newton respectively, and are kept parallel to each other with their left ends at x equal to 0. Wave pulses are produced on the strings at left ends at t equal to 0 on the string A and t equal to 20 millisecond on string B. When and where will the pulse on B overtake on A? तो ये दो स्ट्रिंग मान लेते हैं, इस तरह से दिया हुआ है, लॉन्ग स्ट्रिंग से है. ये स्ट्रिंग A है, दिस इज एंड दिस इज स्ट्रिंग B. तो दोनों में टेंशन अलग अलग है, तो वेलोसिटी ऑफ पल्स इन स्ट्रिंग A फाइंड कर लेंगे. दैट विल बी TA डिवाइडेड बाय म्यू अंडर रूट. तो TA का वैल्यू दिया हुआ है 4.8 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ द पल्स ऑन A विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, and similarly velocity of pulse on B will be equal to TB divided by mu. So TB दिया हुआ 7.5 डिवाइडेड बाई म्यू दिया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अंडर रूट. तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड. तो ये पल्स की स्पीड हो जाएगी ऑन B. और दिया गया है कि T इक्वल टू 0 पे यहाँ पे एक पल्स इंट्रोड्यूस किया गया जो कि पल्स और यहाँ पे T इक्वल टू 20 मिली सेकेंड पे एक पल्स यहाँ पे ओरिजिनेट किया गया है. तो बाय द टाइम दिस पल्स इज़ क्रिएटेड, ये जो पल्स है ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा. मान लेते हैं ये D0 है. सो D0 विल बी इक्वल टू 20 मिली सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ पल्स ऑन A. सो वेलोसिटी इन A, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 20. तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर. तो 0.4 मीटर पे ये पल्स होगा और यहाँ से ये पल्स चालू हुआ है विथ 25 मीटर पर सेकेंड, और ये इसका जो स्पीड है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये D0 है दैट इज़ 0.4 मीटर. तो कितना टाइम में ये पल्स इसको ओवरटेक कर लेगा, ये दोनों इधर जा रहा है तो ओवरटेक कब कर लेगा ये फाइंड करने रहा है. सो टाइम टू ओवरटेक क्या हो जाएगा, दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है, इसका स्पीड ज़्यादा है 25 है और उसका 20 है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. दोनों इस स्पीड से क्लोज करेगा एक दूसरे को. सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज 0.4 मीटर डिवाइडेड बाय, डिस्टेंस को भी रिलेटिव डिस्टेंस बोल सकते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड. तो 0.4 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 20, ये रिलेटिव स्पीड है तो ये हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.08 सेकेंड एंड दैट मीन्स 80 मिली सेकेंड. तो 80 मिली सेकेंड के टाइम में ये ओवरटेक कर जाएगा. तो T कितना हो जाएगा, T ओवरटेकिंग टाइम जो होगा ये 80 मिली सेकेंड में ओवरटेक किया है और ये 20 मिली सेकेंड के बाद ये यहाँ से चलना शुरू किया था. सो 20 मिली सेकेंड प्लस 80 मिली सेकेंड, तो ये टोटल हो जाएगा 100 मिली सेकेंड पे. ये T इक्वल टू 100 मिली सेकेंड पे ये B इसको ओवरटेक कर जाएगा.
और therefore distance where it overtakes ये distance क्या हो जाएगा, इक्वल टू टाइम t मल्टीप्लाइड बाई t ओवरटेकिंग मल्टीप्लाइड बाय स्पीड v a कर देते हैं, क्योंकि जो टाइम हम मेजर कर रहे हैं t इक्वल टू 0 यहाँ पे था जब a स्टार्ट किया यहाँ से चलना, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय वी ए, तो ये 100 मिली सेकेंड मतलब 100 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। 2 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस वॉल 2 मीटर के डिस्टेंस पे ओवरटेक करेगा। A transverse wave of amplitude 0.5 millimeter and frequency 100 hertz is produced on a wire stretched to a tension of 100 Newton. If the wave speed is 100 meter per second, what average power is the source transmitting to the wire? So power हमें पता है पावर क्या होता है, 2π² इंटू म्यू लीनियर मास डेंसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। सो यहाँ पे ए एफ और वी पता है, म्यू पता नहीं है, तो म्यू को हम लोग लिख देंगे 2π², और वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू टी बाई म्यू अंडर रूट, देयरफॉर म्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू के बदले टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर लिख देंगे। सो ये हो जाएगा इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, और यहाँ पे एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल बी 2π² टी बाई वी इंटू ए स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। अब वैल्यूज़ रख देंगे, तो 2π² मल्टीप्लाइड बाई टी इज़ 100, वी इज़ 100 इंटू ए इज़ 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 मिली वाट। So this much power is being transmitted to the string. Figure shows two wave pulses at t equal to 0 traveling on a string in opposite directions with the same wave speed 50 centimeter per second. Sketch the shape of the string at t equal to 4 millisecond, 6 millisecond, 8 millisecond and 12 millisecond. तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि 2 मिलीसेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा दोनों वेव। सो इन 2 मिलीसेकेंड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इज़ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 500 मिलीमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलीसेकेंड, 2 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर। तो बेसिकली 2 मिलीसेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 1 मिलीमीटर। तो ये टुवर्ड्स राइट ट्रैवल करेगा 1 मिलीमीटर और ये टुवर्ड्स लेफ्ट 1 मिलीमीटर इन 2 सेकेंड। तो अब ये स्केच बना लेते हैं, टाइम एक्सिस बना लेते हैं इस तरह से। तो ये 2 मिलीसेकेंड, ये 4 मिलीसेकेंड, 6 मिलीसेकेंड, 8, 10, 12 and let us say this is 14. So ये टाइम एक्सिस हो गया इन ये x हो गया डिस्टेंस इन मिलीमीटर। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला वेव पल्स है ये यहाँ पे 2 से लेके 6 तक है। सो दिस इज द वेव पल्स। लेफ्ट वाला जो वेव पल्स है ये कहाँ से है, 2 से लेकर 6 तक है, और जो राइट वाला वेव पल्स है वो कहाँ से 10 से लेके 14 तक है। तो ये 10 से लेके 14 तक है। तो यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड 2 है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है और नीचे वाले का एम्पलीट्यूड -2 है। मतलब इसका जो हाइट है वो 2 मिलीमीटर है और इसका हाइट नीचे की तरफ -2 मिलीमीटर है। तो अब
जो 4 मिली सेकेंड के बाद, ये 4 मिली सेकेंड बाद ये थोड़ा इधर मूव कर जाएगा और तो ये थोड़ा इधर मूव कर जाएगा। तो अब उसका स्केच बना लेते हैं जो नया पोजीशन पे होगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और ये इस तरह से। तो जो 4 मिली सेकेंड, फर्स्ट इंटरवल क्या है, 4 मिली सेकेंड का है। तो 4 मिली सेकेंड में आ, हमने देखा कि यहाँ पे 2 मिली सेकेंड में 1 mm से मूव करता है। तो ये 4 मिली सेकेंड में 2 mm से मूव करेगा। तो ये 2 और 4 के 2 to 4 था, तो ये आ जाएगा 4 to 8। तो ये 4 to 8 पे आ जाएगा। और ये जो दूसरा वाला पल्स है, ये भी 2 mm से शिफ्ट कर जाएगा, बट इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा इस तरह से। सो दिस इज द न्यू पोजीशन आफ्टर 4 मिली सेकेंड। अब आफ्टर 6 मिली सेकेंड, तो यहाँ से अब 2 मिली सेकेंड का गैप है। तो 2 मिली सेकेंड में हमने देखा कि 1 मिलीमीटर से मूव कर जाता है। तो ये 1 mm से मूव करेगा। दोनों ही जो पल्स है, दोनों पल्स 1 mm से मूव करेगा। तो ये जो पल्स है ये 1 mm से मूव करेगा, मतलब ये इस तरह से के पोजीशन पे आ जाएगा। और जो दूसरा वाला पल्स है ये 1 mm से मूव करेगा। तो ये लेफ्ट की तरफ 1 mm से मूव कर गया इस तरह से। अब लेकिन यहाँ पे ये दोनों सुपर इम्पोज कर रहा है इस पोर्शन में। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला और ये वाला एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यू पोजीशन, न्यू शेप ऑफ द वेव। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस तरह से ये न्यू वेव पल्सेस हो जाएगा। ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आफ्टर सो दिस इज at 0 at 4 millisecond, this is at 6 millisecond, और उसके बाद 8 millisecond पे हमें शो करना है। तो 8 millisecond में कितना गैप है, 6 to 8, अगेन 2 millisecond का गैप है। तो फिर से ये वेव जो है दोनों पल्सेस 1 mm से मूव कर जाएंगे। तो फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं और ये दोनों वेव पल्सेस मूव कर जाएंगे बाय 1 mm। तो यहाँ पे ये 5 पे था, तो 5 और 1 ये 6 पे चला जाएगा, 6 पे। और ये जो है दूसरा वाला ये कहाँ पे था, 5 पे था, ये भी सॉरी 7 पे था। तो ये 7 से 6 पे चला आएगा, ये 6 पे चला आएगा। और हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा और जो वेव का फॉर्म बनेगा वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो दिस इज़ एट 8 मिली सेकेंड। और उसके बाद जो न्यू टाइम है वो 12 मिली सेकेंड है। तो दोनों के बीच का गैप कितना है, 4 मिली सेकेंड। तो 4 मिली सेकेंड का मतलब ये कितना से मूव कर जाएगा, 2 mm से मूव कर जाएगा। तो ये जो ये पोजीशन है यहाँ से 2 मिलीमीटर फर्दर राइट और ये फर्दर लेफ्ट मूव कर जाएगा। तो जो वेव का पैटर्न, पल्सेस का जो पैटर्न है वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं फिर से और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कहाँ पे था, ये 6 पे था। तो ये 6 + 2 8 पे आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला पल्स है ये 2 mm से मूव कर जाएगा, 6 से 8 पे चला जाएगा। और ये था 6 पे, तो ये आ जाएगा 4 पे। तो ये पैटर्न बन जाएगा दोनों पल्सेस का इस तरह से। सो दिस इज एट टाइम एट 12 मिली सेकेंड। तो इस तरह का पोजीशन होगा दोनों पल्सेस का।
at these times 4 millisecond, 6 millisecond, 8 millisecond और 12 millisecond पे. The length of the wire shown in figure between the pulley is 1.5 meter and its mass is 12 gram. Find the frequency of vibration with which the wire vibrates in 2 loops having the middle point of the wire between the pulleys at rest. तो ये वायर जो है कि 2 लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है. तो ये बेसिकली इस तरह से वाइब्रेशन होगा इसमें 2 लूप्स में. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे λ/2 प्लस λ/2, 2 λ/2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर दैट इज 1.5 मीटर. देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1.5 मीटर. और जो स्पीड होता है वेव का v दैट इज इक्वल टू t अपॉन म्यू अंडर रूट. And therefore frequency f will be equal to v divided by lambda. So this is t by mu under root divided by lambda. So यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे तो t is यहाँ पे जो टेंशन होगा दोनों साइड सेम टेंशन होगा t और t. तो दिस टेंशन इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 9g क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है. तो वो टेंशन और वेट नीचे की तरफ 9g ये दोनों सेम होगा. तो t इज इक्वल टू 9g. तो यहाँ पे भी टेंशन जो होगा दैट विल बी 9g. तो वायर का टेंशन आ गया 9g. तो यहाँ पे 9g रख देंगे डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू है 12 ग्राम फॉर 1.5 मीटर. सो दिस इज गोइंग टू बी 12 into 10 to the power minus 3 divided by length. So ये ऊपर चला जाएगा multiplied by 1.5 under root and divided by 1.5 that is lambda. और इसका वैल्यू आ जाएगा 70 hertz. So this is the frequency of vibration of this string. A string fixed at both ends vibrates in a resonant mode with separation of 2 centimeter between the consecutive nodes. For the next higher resonance frequency, this separation is reduced to 1.6 centimeter. Find the length of the string. तो अगर कोई स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड हो इस तरह से, दोनों एंड पे अगर फिक्स्ड है तो इसका जो वाइब्रेशन मोड होगा वो कुछ इस तरह से होता है. तो नंबर ऑफ लूप्स इसमें जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं. तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमने 3 नंबर ऑफ लूप दिखाया है और हर एक लूप की जो लेंथ होगी वो λ/2 होगी. तो ये अगर टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की तो इसे हम लिख सकते हैं L इक्वल टू n टाइम्स λ/2. n मतलब नंबर ऑफ लूप्स दैट विल बी इंटीजर. λ/2 इज द लेंथ ऑफ द लूप. तो ये अगर फर्स्ट केस में है, इस केस में अगर n लूप्स हैं तो दूसरे नेक्स्ट हायर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा n+1 लूप्स हो जाएंगे. तो n+1 इंटू लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय 2. तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाय n विल बी इक्वल टू λ/2 डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय 2. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में इसे ले सकते हैं n/n+1/n. तो 1+1/n हो जाएगा और राइट हैंड साइड में ये λ/2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3.2 सेंटीमीटर 3.2. सो देयरफॉर 1/n क्या हो जाएगा 4/3.2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 4 - 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2. ये हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 3.2 और ये हो जाएगा 1/4. एंड देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 4. n का वैल्यू आ गया 4. एंड देयरफॉर हम L का वैल्यू लिखेंगे यहाँ से. L का वैल्यू क्या आ जाएगा n टाइम्स λ/2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू λ/2 क्या है 2 सेंटीमीटर है. तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर. 2 wires are kept tight between the same pair of supports. The tension in the wires are in the ratio 2:1, the radii are in the ratio 3:1 and the densities are in the ratio 1:2. Find the ratio of their fundamental frequencies.
तो दो सपोर्ट्स हैं, उसके बीच में दो स्ट्रिंग इस तरह से फिक्स्ड है। ये दोनों सपोर्ट सेम सपोर्ट है, इसका मतलब दोनों का लेंथ भी सेम हो जाएगा। और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में दोनों इस तरह से वाइब्रेट करेगा, तो दोनों का वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं ये f0 1 है पहले का, और दूसरे का f0 2 है। ये हो जाएगा v1, दैट इज स्पीड इन द फर्स्ट स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लैम्डा, दोनों का सेम रहेगा लैम्डा, डिवाइडेड बाय v2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 बाय v2 हो गया। और v1 को हम लोग लिख सकते हैं t1 अपॉन μ1 डिवाइडेड बाय v2 को लिखेंगे t2 अपॉन μ2 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा t1 बाई t2, t1 बाई t2 इंटू μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1 अंडर रूट। और म्यू को हम लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी, मास ऑफ द वायर क्या हो जाएगा म्यू इंटू एल, और डेंसिटी के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ए इंटू एल, एंड देयरफॉर म्यू को हम लोग लिख सकते हैं डी इंटू ए। सो ये हो जाएगा T1 बाई T2, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं। सो T1 बाई T2 इंटू μ2 को हम लिख सकते हैं A2 D2 डिवाइडेड बाय A1 D1 अंडर रूट। और इसको फर्दर लिख सकते हैं T1 बाई T2 इंटू A2 मतलब R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय D2 बाई D1, ये इस तरह से। और अब वैल्यूज रख देंगे, तो T1 बाई T2 का रेशियो जो है वो 2/1 है। सो ये हो जाएगा 2/1 मल्टीप्लाइड बाय R2 बाई R1 कितना दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/3 R1 बाई R2, सॉरी R1 बाई R2 का वैल्यू 3:1 दिया हुआ है, तो ये 3:1 1/3 हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई D2 बाई D1, 1:3 है D1 बाई D2, तो ये हो जाएगा 2/1 अंडर रूट, और ये आ गया 2/3। सो देयरफॉर f01 इज टू f02, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2:3। A uniform horizontal rod of length 40 cm and mass 1.2 kg is supported by two identical wires as shown in figure. Where should a mass of 4.8 kg be placed on the rod so that same tuning fork may excite the wire on the left into its fundamental vibrations and that on the right into its first overtone? तो सेम ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे एक्साइट कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी विद द ट्यूनिंग फॉर्क। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम ले सकते हैं एफ विल बी इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लेफ्ट साइड के स्ट्रिंग के लिए v1 यूज़ करते हैं और डिवाइड बाय लैम्डा 1, एंड दैट शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ wave on this string divided by lambda 2, तो v2 by lambda 2। और v1 को हम लोग ले सकते हैं t1 डिवाइडेड बाय म्यू अंडर रूट, और लैम्डा 1 जो हो जाएगा, लैम्डा 1 क्या होगा, ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से, तो ये हो जाएगा इसका जो लैम्डा, दिस इज लैम्डा बाय 2, तो इसका लैम्डा हो जाएगा 2 टाइम्स एल, तो यहाँ पे लैम्डा 1 के बदले हम लिखेंगे 2 टाइम्स एल, इक्वल टू v2 विल बी इक्वल टू t2 डिवाइडेड बाय म्यू अंडर रूट डिवाइडेड बाय, ये फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से, तो इसका जो लैम्डा होगा दैट विल बी इक्वल टू एल। सो ये एल हो जाएगा, तो एल और म्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देयरफॉर वी कैन राइट t1 डिवाइडेड बाय t2 विल बी इक्वल टू 4। तो ये T1 और T2 का रेशियो आ गया 4। अब मान लेते हैं कि
यहाँ पे x डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है बेसिकली कहाँ पे ये वेट को हम हैंग करें। तो मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे हमने इस 4.8 kg के मास को हैंग किया हुआ है। सो यहाँ पे इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा 4.8 g, और जो रॉड का वेट है वो सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, दैट इज़ 1.2 g का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और इधर फोर्स लग रहा है T1 और इस स्ट्रिंग में फोर्स है T2। तो अब इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क बैलेंस करते हैं राइट साइड वाले पॉइंट के अबाउट, तो ये हो जाएगा T1 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, इसका डिस्टेंस है 0.4 मीटर। सो दैट विल बी इक्वल टू, ये क्लॉकवाइज टॉर्क था, दैट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो ये हो जाएगा 4.8 g मल्टीप्लाइड बाय 0.4 माइनस एक्स, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा 0.4 माइनस एक्स, और प्लस 1.2 g मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। और अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो ये हो जाएगा T2 इंटू 0.4, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दैट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, तो ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो 4.8 g इंटू एक्स प्लस 1.2 g इंटू 0.2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। और अगर 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, T1 बाई T2 बच जाएगा। सो T1 बाई T2 विल बी इक्वल टू 4.8 g मल्टीप्लाइड बाय 0.4 माइनस एक्स प्लस 1.2 g इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 4.8 g मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1.2 g मल्टीप्लाइड बाय 0.2, और ये T1 बाई T2 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये हो जाएगा 4, और राइट हैंड साइड में 1.2 g ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.2 g मतलब 4 इंटू 0.4 माइनस एक्स प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 0.2, एंड देयरफॉर अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर लाके तो 16x प्लस 0.8 शुड बी इक्वल टू 1.6 माइनस 4x प्लस 0.2। देयरफॉर यहाँ पे 20x, अगर x को इस x को लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं तो ये हो जाएगा 20x इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा 1/20, एंड दैट बिकम्स 1/20 मीटर में आएगा, एंड दैट बिकम्स 5 सेंटीमीटर। सो x का जो वैल्यू है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट एंड से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे। फिगर shows an aluminium wire of length 60 centimeter joined to a steel wire of length 80 centimeter and stretched between two fixed supports. The tension produced is 40 Newton. The cross-sectional area of steel wire is 1 millimeter square, and that of the aluminium wire is 3 millimeter square. What could be the minimum frequency of a tuning fork which can produce standing waves in the system with the joint as a node? The density of the aluminium is 2.6 gram per centimeter cube, and that of steel is 7.8 gram per centimeter cube. मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क फाइंड करना है, और ये पॉइंट जो है जॉइंट हमें नोड की तरह ट्रीट करना है। तो इसमें इस तरह की वाइब्रेशंस, इस तरह के लूप फॉर्म होंगे, और इधर भी लूप फॉर्म होंगे। तो मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में स्टील वाला वायर में N1 लूप्स है और इसमें N2 लूप्स है, और इसका जो वेवलेंथ होगा मान लेते हैं ये λ1 है, और इस वायर पे जो वेवलेंथ है दैट इज़ λ2। तो
हम लोग लिख सकते हैं n1 इंटू लैम्डा 1/2 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ ऑफ द वायर है n1 टाइम्स लैम्डा 1/2 हो जाएगा, दैट इज 80 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली n2 इंटू लैम्डा 2/2 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एंड देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n1 इंटू लैम्डा 1 by n2 into lambda 2 will be equal to 4/3, and therefore n1 will be equal to 4/3 n2 into lambda 2 by lambda 1. Therefore n1 will be 4/3 into n2, और लैम्डा 2 को हम लोग लिखेंगे v2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, जो कि यहाँ पे वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी बराबर हो जाएगी। तो डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 मीन्स v1 डिवाइडेड बाय f। ये एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 4/3 n2 इंटू v2/v1, और v1 क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा टेंशन बाय μ2 डिवाइडेड बाय टेंशन बाय μ1 अंडर रूट। तो ये हो गया 4/3 n2 मल्टीप्लाइड बाय टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ1/μ2, और μ1/μ2 को हम लिखेंगे a1d1 डिवाइडेड बाय a2d2 अंडर रूट। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 n2, a1 का वैल्यू है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, सो दैट विल बी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d1 इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो ये SI यूनिट में 7800 हो जाएगा, और डिवाइड बाय μ2 a2d2 यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 2600 अंडर रूट। तो देयरफॉर यहाँ से n1 का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, सो 1/3, सो 4/9 n2 हो जाएगा ये। देयरफॉर यहाँ से मिनिमम वैल्यू n1 का जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि ये इंटीजर ही हो सकता है और ये भी इंटीजर ही हो सकता है। तो अगर n2 का वैल्यू हम लोग 9 रखें, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू हो सकता है n2 का, उसके नीचे अगर रखेंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो n2 का मिनिमम वैल्यू 9 है, और अगर n2 का 9 रखें मिनिमम वैल्यू तो ये n1 का 4 आ जाएगा। सो ये 4 आ गया, एंड देयरफॉर लैम्डा 1 मैक्सिमम, जब n1 मिनिमम होगा तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n1 का वैल्यू 4 का मतलब ये 4 लूप्स है, तो इसमें 4 लूप्स है 80 सेंटीमीटर में, तो 40 सेंटीमीटर में 2 लूप्स होगा, इसलिए लैम्डा 1 मैक्स क्या हो जाएगा 0.4 मीटर। ये हो गया लैम्डा 1 का वैल्यू। एंड देयरफॉर जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी एफ मिनिमम ये क्या हो जाएगा v1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 मैक्स, या v2 के फॉर्म में भी हम ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे v1 अगर हम लेंगे तो v1 आ जाएगा t डिवाइडेड बाय टेंशन डिवाइडेड बाय μ1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 मैक्स, ये है 0.4। तो t का वैल्यू है 40 न्यूटन, यहाँ पे t का वैल्यू दिया हुआ है 40 न्यूटन, सो 40 डिवाइडेड बाय μ1 इज 1 mm स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 नहीं, ये 7800 इंटू एरिया, ये हो जाएगा a1d1 डिवाइडेड बाय दिस इज अंडर रूट डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये हो जाएगा 40
divided by 10 to the power minus 6 multiplied by 7800 अंडर रूट इंटू 1/0.4 और ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 180 हर्ट्ज. So this is the frequency of the tuning. A 2 meter long string fixed at both ends is set into vibration in its first overtone. The wave speed on the string is 200 meter per second and the amplitude is 0.5 centimeter. Find the wavelength and frequency. Write the equation giving the displacement of various different points as a function of time. Choose the x-axis along the string and with the origin at the one end and t equal to 0 at the instant when the point x equal to 50 centimeter has reached its maximum displacement. पार्ट ए में हमें वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. ये इस तरह से स्ट्रिंग है और ये फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रही है, मतलब इसमें 2 लूप्स होंगे. फंडामेंटल में 1 लूप होता है तो फर्स्ट ओवरटोन में 2 लूप्स होंगे इस तरह से. तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि लैम्डा 2 times लैम्डा बाय 2 loops है तो 2 times lambda by 2 will be equal to length of the string, that is 2 meter, and therefore lambda will be equal to 2 meter. तो lambda equal to 2 meter आ गया, and therefore frequency nu will be equal to speed of the wave divided by lambda, and that is 200 divided 2 equal to 100 hertz. So this is the frequency. और अब वेव का इक्वेशन लिखना है हमें. तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है फॉर स्टैंडिंग वेव, दिस इज y इक्वल टू a sin kx प्लस phi1 इंटू साइन ओमेगा t प्लस phi2. और ये जो पोर्शन होता है दिस रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल लोकेटेड एट पोजीशन x. तो अब यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशंस है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और phi1 और phi2 का वैल्यू निकालेंगे. सो यहाँ पे दिया हुआ है राइट द इक्वेशन, चूज द x एक्सिस अलोंग द स्ट्रिंग विद द ओरिजिन एट वन एंड. ओरिजिन एट वन एंड लेना है, तो ये जो एंड है यहाँ पे ओरिजिन लेने का मतलब हुआ x इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे. सो ये जो एम्पलीट्यूड वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा, a साइन, अगर x का वैल्यू 0 रखें तो ये हो जाएगा phi1 विल बी इक्वल टू, इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये नोड है, नोड का एम्पलीट्यूड 0 होता है. कोई भी नोड हो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, मतलब एम्पलीट्यूड 0 होगा. एंड देयरफॉर phi1 विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे phi1 का वैल्यू हम फाइंड कर लिया 0. और यहाँ पे जो ये k है, k इज़ द वेव नंबर, k विल बी इक्वल टू वेव नंबर दैट इज़ 2 pi by lambda. वेव नंबर इज़ 2 pi डिवाइडेड बाय लैम्डा. और यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू अगर हम 2 मीटर रख दें तो ये हो जाएगा पाई, और क्या यूनिट है पर मीटर, पाई पर मीटर. ये लैम्डा के का वैल्यू आ गया. तो ये फर्स्ट वाला टर्म हमें मिल गया. यहाँ पे एम्पलीट्यूड का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है. अब ये सेकंड वाला टर्म में ओमेगा और phi2 का वैल्यू फाइंड करना है. सो इसके लिए ये जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है ये यूज़ करेंगे. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे कब है, t इक्वल टू 0 पे जो x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल है दैट इज़ एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम क्या हो सकता है, a हो सकता है, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. सो ये हो जाएगा a साइन kx का मतलब पाई इंटू x का मतलब हाफ, यहाँ पे हाफ 50 सेंटीमीटर का मतलब हाफ हो गया. तो ये एम्पलीट्यूड हो गया मल्टीप्लाइड बाय द टाइम वेरिंग पोर्शन.
तो ये साइन टी का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये 0 + phi2 हो जाएगा. सो phi2 इक्वल टू ए है. सो यहाँ से हमने साइन पाई/2 का वैल्यू 1 होगा. सो साइन phi2 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज phi2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा. तो पाई/2 phi2 का वैल्यू हमने पता कर लिया. और ओमेगा का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 2 पाई न्यू. सो ये हो जाएगा 200 पाई और इसका यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड. देयरफॉर जो एम्पलीट्यूड का फाइनली जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आएगा y इक्वल टू ए इज 0.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ के एक्स. के मीन्स पाई पर मीटर और मल्टीप्लाइड बाय एक्स. के एक्स और phi1 का वैल्यू 0 हमने फाइंड किया था. सो ये पाई एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी. ओमेगा टी इज 200 पाई पर सेकेंड इंटू टी प्लस पाई/2. तो साइन पाई/2 प्लस समथिंग इज बेसिकली कॉस होता है, कोसाइन हो जाता है. तो यहाँ पे साइन के बदले हम कोसाइन लिख देंगे. देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर साइन ऑफ पाई पर मीटर x एंड ये कोसाइन हो जाएगा. सो इंटू कोसाइन 200 पाई पर सेकेंड इंटू टी. तो ये फाइनली आ गया इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस स्टैंडिंग वेव. द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज 0.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन 0.314 per centimeter x cosine 600 pi per second t. What could be the smallest length of the string? तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, सो दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज k the wave number and this is omega. So k will be equal to 0.314 per centimeter and therefore k क्या होता है 2 pi divided by lambda equal to 0.314 per centimeter and therefore lambda क्या हो जाएगा 2 pi divided by 0.314 सेंटीमीटर. सो ये हो जाएगा 2 × 10 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. तो ये वेवलेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर. और यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स. तो जब स्ट्रिंग बोथ द एंड्स पे फिक्स्ड हो और स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है, तो इसमें जो वाइब्रेशन मोड होगा वो फंडामेंटल मोड अगर हम लें, फंडामेंटल मोड, तो स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा क्योंकि ये वेवलेंथ फिक्स्ड है. वेवलेंथ फिक्स हो गया तो अगर इसका स्मॉलेस्ट लेंथ निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, वन लूप का लेंथ लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू L and therefore L will be equal to 20 divided by 2 equal to 10 centimeter. So this is the smallest length of the string. A 40 centimeter wire having a mass of 3.2 gram is stretched between two fixed supports 40.05 centimeter apart in its fundamental mode. The wire vibrates at 220 Hertz. If the area of cross section of the wire is 1 millimeter square, find its Young's modulus. तो हमें Young modulus of the wire find करना है. तो Young modulus is y equal to stress by strain, stress upon strain.
ये होता है यंग्स मॉड्यूलस। और स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज टेंशन T डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ पे हम T का वैल्यू लिख सकते हैं v स्क्वायर इंटू म्यू, क्योंकि वेव की वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है T अपॉन म्यू अंडर रूट, एंड देयरफॉर T विल बी इक्वल टू v स्क्वायर इंटू म्यू। तो यहाँ पे v स्क्वायर म्यू लिख देंगे डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय डेल्टा L। अब v जो होगा दैट इज velocity of the wave will be frequency multiplied by lambda का होल स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर है तो f लैम्डा स्क्वायर, और म्यू मल्टीप्लाइड बाय l, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेल्टा l। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो f का वैल्यू दिया हुआ है 220 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज बेसिकली ये 2 एंड्स पे फिक्स्ड स्ट्रिंग है, और ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स, तो लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 40.05। सो लैम्डा बाय 2 इक्वल टू 40.05 एंड देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू 80.1 सेंटीमीटर। सो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.801 मीटर, तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मास दैट इज 3.2 इंटू 10⁻³ kg एंड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L। डेल्टा L इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वाज 40 सेंटीमीटर, और जो न्यू लेंथ है दैट इज 40.05 सेंटीमीटर, तो दिस इज द चेंज इन लेंथ। सो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² मीटर का चेंज है इन लेंथ, और कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.98 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर, इसको दिस इज द यूनिट, तो ये वैल्यू आ जाएगा। 2 मीटर लॉन्ग rope having a mass of 80 gram is fixed at one end and is tied to a light string at the other end. The tension in the string is 256 Newton. Find the frequencies of the fundamental and first two overtones. Frequencies find करना है fundamental में और first two overtone का. Find the wavelength in the fundamental and the first two overtones. तो मान लेते हैं दिस इज द फिक्स्ड एंड एंड दिस इज द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है इस तरह से, और दूसरा एंड जो है इसका एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इस तरह से, लाइट स्ट्रिंग मतलब ये मासलेस मान सकते हैं इसको। तो इस स्ट्रिंग का जो लेफ्ट एंड होगा ये फिक्स्ड एंड हो जाएगा, और ये जो एंड है दिस विल एक्ट एज अ फ्री एंड। तो इसमें जो स्टैंडिंग वेव का पैटर्न होगा इन फंडामेंटल मोड वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इन फंडामेंटल मोड इस तरह से। सो दिस विल बी बेसिकली लैम्डा बाय 4, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। और फर्स्ट ओवरटोन में ये इस तरह का एक लूप यहाँ बनेगा इस तरह से, एंड दिस विल बी अगेन यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाय 4। तो इस तरह से एक लूप प्लस ये हाफ लूप। और सेकंड ओवरटोन में क्या होगा, यहाँ पे 2 लूप्स, 2 फुल लूप्स प्लस 1 हाफ लूप, इस तरह से होता है जब एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। तो पहले हम वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं, तो वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में फंडामेंटल मोड में ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 मान लेते हैं, लैम्डा नॉट ये है वेवलेंथ। सो लैम्डा नॉट बाय 4 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देयरफॉर लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स L
और L दिया हुआ है 2 मीटर, सो ये 4 into 2 that is 8 मीटर. So wavelength in fundamental mode will be equal to 8 meter. Then wavelength in first overtone mode में इसमें क्या हो जाएगा, मान लेते हैं लैम्डा 1 है वेवलेंथ. सो लैम्डा 1/2 यहाँ से फॉर एक लूप का प्लस ये हाफ लूप, that is lambda 1 divided by 4. This equals to length of the string, तो ये हो जाएगा L के बराबर. एंड therefore अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो 2 lambda 1 plus lambda 1 that is 3 lambda 1 will be equal to 4 multiplied by length of the string that is 2. Therefore lambda 1 क्या हो जाएगा 8/3 that is equal to 2.67 मीटर. सो ये हो जाएगा वेवलेंथ इन फर्स्ट ओवरटोन मोड. अब सेकंड ओवरटोन मोड मान लेते हैं कि इसमें लैम्डा 2 है वेवलेंथ. सो लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2, इसमें 2 लूप्स बनेंगे, 2 कंप्लीट लूप्स. तो 2 टाइम्स लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/4, ये हाफ लूप इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो ये हो जाएगा बेसिकली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 4 lambda 2 plus lambda 2 that is 5 lambda 2 is equal to 4 into 2, and therefore lambda 2 will be equal to 8 divided by 5, and that comes out to be 1.6 meter. So this is the wavelength in second overtone mode. अब करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लेते हैं. तो F0 इन फंडामेंटल मोड ये हो जाएगा वेलोसिटी द स्पीड ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट. तो स्पीड ऑफ द वेव क्या हो जाएगा, स्पीड v इज इक्वल टू T/μ/रूट, और टेंशन दिया हुआ है 256 डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 ग्राम है टोटल वेट, टोटल मास फॉर 2 मीटर. सो 1 मीटर का कितना हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 0.04/रूट, और ये आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड. सो ये वेलोसिटी ऑफ द वेव आ गया. तो वेलोसिटी इज 80 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इज 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 हर्ट्ज. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी इन द फंडामेंटल मोड. और F1 in the first overtone will be equal to speed divided by lambda 1 equal to 80 divided by lambda 1 क्या है 8/3 है. सो 8/3 ये हो जाएगा 30 हर्ट्ज. और F2 frequency in second overtone will be equal to speed divided by lambda 2. So 80 divided by 8/5 that is equal to 50 hertz. So these are the frequencies and the wavelengths. A heavy string is tied at one end to a movable support and to a light thread at the other end as shown in figure. The thread goes over a fixed pulley and supports a weight to produce a tension. The lowest frequency with which the heavy string resonates is 120 hertz. If the movable support is pushed to the right by 10 centimeter so that the joint is placed on the pulley, what will be the minimum frequency at which the heavy string can resonate? तो यहाँ पे ये हेवी स्ट्रिंग है, दिस इज अ लाइट स्ट्रिंग. लाइट स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि इसका मास नेग्लिजिबल होगा, और दिस एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी ट्रीटेड एज फ्री एंड. तो इसमें इस केस में ये फिक्स्ड एंड ऑन द कार यहाँ पे हो जाएगा फिक्स्ड एंड, और जो राइट एंड है दिस इज फ्री, दिस विल एक्ट लाइक अ फ्री एंड. ये लाइट स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो ये फ्री एंड की तरह ऑसिलेट करेगा ये. तो इस केस में ये इस तरह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा/4. सो
lambda will be equal to 4 times L, and therefore फ्रीक्वेंसी जो होगा बेसिकली लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कब होगा, जब ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा. सो दैट इज द lowest frequency, and therefore velocity of the wave will be equal to lambda into frequency, that is 120, right. और अब दूसरे केस में जब ये कार्ड को 10 सेंटीमीटर से मूव कर देते हैं तो बेसिकली ये जो एंड है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये दूसरा एंड भी फिक्स हो जाएगा. सो इन केस 2 क्या होगा, ये एंड फिक्स रहेगा और दूसरा एंड भी फिक्स हो जाएगा यहाँ पे. तो अब ये फ्रीली वाइब्रेट नहीं कर सकता है, अब ये फिक्स्ड स्ट्रिंग की तरह वाइब्रेट करेगा. तो ये इस तरह से फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा. सो दिस विल बिकम लैम्डा बाय 2. लैम्डा डैश अगर इस केस में बोलें तो लैम्डा डैश बाय 2 हो जाएगा. विल बी देयरफॉर लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स L. सो देयरफॉर V जो कि दोनों केस में सेम होगा क्योंकि टेंशन सेम है और मटेरियल भी सेम है, म्यू भी सेम है, तो V विल बी सेम इन बोथ द केसेस. सो इट विल बी लैम्डा डैश इनटू फ्रीक्वेंसी F, जो कि हमें फाइंड करना है. एंड F डैश बोल देते हैं इस केस में. तो ये लैम्डा इंटू 120 के बराबर है लैम्डा इंटू 120. सो यहाँ पे अगर वैल्यू रख देंगे लैम्डा और लैम्डा डैश का, सो इम्प्लाइज लैम्डा डैश कितना है 2 टाइम्स L है मल्टीप्लाइड बाय F डैश इज इक्वल टू लैम्डा इज 4L इंटू 120. सो therefore F dash will be equal to 2 into 120 and that means 240 hertz. So ये जो होगा lowest frequency of vibration होगा in later case.